और अब अगली खबर आपको बता दें, बड़वानी के किसान की सफलता, 13 इंच लंबे केले की ईरान इराक तक सप्लाई। 22 लाख का केला अभी तक बेचा, 8 लाख से ज्यादा का केला और निकलेगा। बड़वानी जिले के ग्राम सिंगाव के किसान लोकेश मालविया ने केले की खेती से एक नई मिसाल कायम की है। उन्होंने अपने 12 एकड़ खेत में केले की G9 प्रजाति की फसल लगाई है, जिसमें 13 इंच तक लंबे केले उत्पादित हुए हैं। लोकेश ने 2012 में केले की खेती शुरू की थी। पहले 1-2 एकड़ में शुरुआत की और अब 12 एकड़ तक विस्तार कर लिया। उन्होंने बताया है कि 12 एकड़ में करीब 20,000 केले के पौधे लगाए गए। प्रति एकड़ 1.5 लाख रुपए का खर्च आया और कुल 14 लाख रुपए का निवेश किया। उनके केलों की क्वालिटी इतनी बेहतर है कि रिलायंस कंपनी और मदर डेयरी के कर्मचारी ने दिल्ली ले गए। साथ ही 12 टन से अधिक केले ईरान और इराक भेजे गए हैं। एक केले का वजन 200 ग्राम से अधिक है। लोकेश ने बताया कि वह पहले पारंपरिक फसलें जैसे गेहूं, चना और गन्ना उगाते थे, जिनमें लागत ज्यादा थी और मुनाफा कम। बी की पढ़ाई के बाद उन्होंने आधुनिक खेती का रुख किया। 13 साल के अनुभव ने उन्हें फसल की देखभाल का पूरा ज्ञान हो गया है। अब तक उन्होंने महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, इराक और ईरान में 22 लाख रुपए से अधिक का केला बेच दिया है। वहीं 5,000 केले के पौधे और बचे हैं। करीब 8 लाख का केला और निकलेगा। ये लागत का 3 गुना मुनाफा है। केला व्यापारी विनोद गिरासे ने बताया कि यहाँ के केले में मीठा होना व साइज 10 से 13 इंच तक होने की वजह से केले की खूब डिमांड है। इससे बड़वानी का केला दिल्ली सहित विदेशों तक निर्यात किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिले में करीब 4,000 हेक्टेयर भूमि में केला की फसल लगाई जा रही है। वहीं सभी किसान टपक सिंचाई विधि अपनाकर केले को पर्याप्त पानी उपलब्ध करा रहे हैं। इससे यहाँ जहाँ पानी की बचत होती है, वहीं केले के पौधे को भी पर्याप्त मात्रा में पानी की पूर्ति होती है। क्या नाम है? मेरा नाम लोकेश नानूराम मालविया, सेगांव बड़वानी तहसील का रहने वाला हूँ। लोकेश जी क्या करते हो? मैं खेती करता हूँ। कौन सी खेती करते हो? मैं कपास और अभी केले की खेती भी चालू कर रखी है मैंने, और करीबन 18 से 20 हज़ार पौधे लगा रखे हैं मैंने 12-13 एकड़ में। और टोटल खेती कितनी है? करीबन 30 एकड़। का बड़वानी का केला कहाँ कहाँ जाता है? क्या है? बड़वानी का केला दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली में मदर डेयरी कंपनी ले जाती है, और अभी एक्सपोर्ट में चल रहा है तो ईरान, इराक तक जाता है। अब 12 एकड़ में कितना खर्चा आया है? तो 12 एकड़ में करीब मेरे को खर्चा आया 12 से 14 लाख रुपए करीब आया है। अभी तक क्या प्रॉफिट हुआ इसमें? इसमें करीबन 22 लाख के लगभग मैंने काट दिए हैं, और करीबन 5,000 पौधे हार्वेस्टिंग पे अभी मेरे। मुरैना से बड़ी खबर आपको बता दें, जौरा में कल हुए पटाखा ब्लास्ट की पटना में पुलिस ने की 4 लोगों पर FIR दर्ज। जौरा थाने के सामने कल हुए पटाखे ब्लास्ट में जौरा पुलिस ने 4 लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है, जिसमें 2 अलग-अलग FIR दर्ज की गई है, जिसमें 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। वहीं 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। आसिफ खान उर्फ अशोक पुत्र गरीबा खान के मकान में विस्फोट हुआ था, जिसमें पुलिस द्वारा 4 लोगों पर मामला दर्ज हुआ है, जिसमें आरोपियों के नाम अशोक और आसिफ खान, जावेद खान, साबिरा बानो है। वहीं दूसरा मामला अशोक उर्फ आसिम ने भतीजे सलमान खान के विरुद्ध मामला दर्ज हुआ है। सलमान के घर से पुलिस को तलाशी के दौरान अवैध पटाखों का भंडार मिला है। आरोपी के पास किसी भी तरह का लाइसेंस भी नहीं मिला है। लाइसेंस न होने की वजह से सलमान के विरुद्ध भी विस्फोट अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। पूरे घटनाक्रम में अभी तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 2 आरोपी अभी फरार हैं। देश में इस समय भारत पाकिस्तान में युद्ध चल रहा है, जिसको लेकर लोगों में डर और भय पैदा हो गया। लोगों को लगा कहीं ऊपर से कोई बम या मिसाइल तो नहीं गिर गई। जब आग और धुआं शांत हुआ, तब जाकर लोगों को पता चला पटाखों का विस्फोट हुआ है। फिलहाल पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर फरार चल रहे आरोपियों की तलाश जारी है। टीआई साहब, कल मुन्ना बैंड वाली गली में विस्फोट हुआ था, उसमें आगे क्या कार्रवाई हुई है? FIR हुई है? किन किन लोगों के खिलाफ FIR हुई है? क्या कोई गिरफ्तारी हुई है? बहुत ही सोचनीय विषय है कि जौरा में नहीं, पूरे मुरैना में 2-3 बार इस चीज़ का ऑपरेशन चलाया जा चुका है। कोई भी पटाखा बनाने वाले वैध अवैध जो भी है, वो सही नियम का पालन करते हुए जो वैध है उनको शर्तें दी जाती हैं। पटाखा अगर आपको रखना है, कैसे रखना है, बनाना है, क्या, वो शर्तों का पालन न करते हुए अपने परिवार को दांव पर लगा देते हैं। इसी तरह ये घटना जैसे आपने पूछा जो हुई है, इसकी तलाशी ऑलरेडी पहले ली जा चुकी थी। इसके बड़े भाई पे भी एक बार हमने विस्फोटक अधिनियम की कार्रवाई की है। उसके बावजूद भी ये ऊपर छत पे
विस्फोटक रखे हुआ था, ऐसी सूचना मिली है। उसमें विस्फोट हुआ था तो छत के ऊपर जो सीमेंटेड चादर रहती है, चद्दर, उसका किचन वगैरह बनाया हुआ था उसने, और लेट बाथ बना था, वो सब उड़ गया। लेकिन उसका नीचे वाला जो हिस्सा है वो पूरी मंजिल सुरक्षित है, ऊपर का उड़ गया है। खैरियत ये है कि उसमें कोई था नहीं। अगर विस्फोट के समय ऊपर कोई होता, नीचे तो उसका असर नहीं आया है, ऊपर अगर विस्फोट के स्थान पे कोई होता तो कोई बचता नहीं। कई बार अपील भी की है लोगों से कि इस तरह का काम नहीं करें। उसके बाद हमने पूरे मोहल्ला में सर्च ऑपरेशन चलाया। रात में 2 बजे करीब जाके जो अशोक खान है, जिसके घर में विस्फोट हुआ है, उसी के भाई के घर में जो है, जिसका नाम है सलमान सन ऑफ शहजाद, इसके घर से विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है, मुकदमा हुआ है, उसको भी गिरफ्तार कर लिया है। विस्फोटक जिसके घर में हुआ था उसके लड़के को, अशोक के लड़के को गिरफ्तार किया है। लोक शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत जिले की राजस्व सीमा के लिए सोशल साइट्स पर आपत्तिजनक संदेशों, चित्रों, वीडियो आदि प्रसारित करना प्रतिबंधित किया। कलेक्टर सुश्री रिजू बाफना ने धारा 163 के तहत आदेश जारी किए। वहीं जुलूस, धरना प्रदर्शन आदि को नियंत्रित करने के लिए भी प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए। कलेक्टर सुश्री रिजू बाफना ने शाजापुर जिले के राजस्व सीमा में आपराधिक गतिविधियों एवं संदिग्ध व्यक्तियों बंदोबस्त गतिविधियों पर निगाह रखने को दृष्टिगत रखते हुए लोक शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए होटल, लॉज, धर्मशाला, पेइंग गेस्ट आदि के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रतिबंधित आदेश जारी किए हैं। ये आदेश 9 मई से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा। किलोमीटर दूर मक्सी बाईपास पर डंपर ने यात्री बस को टक्कर मार दी, जिसके चलते 3 की मौत हो गई, वहीं 18 घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल उपचार के लिए भेजा गया। क्रेन की मदद से ड्राइवर का शव को बाहर निकाला गया। देर रात करीब 2:30 बजे हादसा होना बताया जा रहा है। मौके पर एसपी यशपाल राजपूत एवं एएसपी टीएस बघेल पहुंचे थे। बस लगभग 30 फीट गहरी खाई में जा गिरी थी। हादसे में बस ड्राइवर और डंपर चालक की मौत हो गई। मारुति वैन कार में लगी आग। पनवाड़ी कस्बे में हुआ हादसा। शाजापुर के पनवाड़ी कस्बे के माधवगंज बाजार में एक कपड़ा व्यापारी की मारुति वैन कार में आग लगने से मार्केट में हड़कंप मच गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कार दुकान के सामने खड़ी थी, तभी हादसा हुआ। कार में से धुआं उठने लगा और देखते ही देखते कार लपटों में घिर गई। आग लगते ही बाजार में अफरा तफरी मच गई। आसपास में रहने वाले दुकानदार एवं रहवासी घरों से निकलकर भाग खड़े हुए। इसमें दहशत का माहौल बन गया। आग की सूचना पुलिस और दमकल विभाग को दी गई। ग्रामीणों और दमकल के माध्यम से आग पर काबू पाया गया। गनीमत यह है कि इस घटना से कोई हताहत नहीं हुआ।
जीवन में अगर ऊंचाइयों के शिखर तक पहुंचना है तो एक लक्ष्य बनाओ और उसके प्रति अपना उत्साह, लगन, हौसले के साथ अपना जी जान लगा दो, सफलता अवश्य मिलेगी। संजना खत्री, सामाजिक संस्था जीएस, जिसमें पदम नगर, कावेरी, सम्मित नगर, नवकार आदि जगहों के बच्चे थे। कार्यक्रम की शुरुआत इष्ट देव झूलेलाल साईं जी एवं भोले बाबा के चित्र पर माल्यार्पण पर की गई एवं जिसमें सर्वप्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष संजना खत्री द्वारा बच्चों को शुभकामनाएं प्रेषित की। संजना खत्री ने बच्चों को कहा, जीवन में अगर ऊंचाइयों के शिखर तक पहुंचना है तो एक लक्ष्य बनाओ और उसके प्रति अपना उत्साह, लगन, हौसले के साथ अपना जी जान लगा दो, सफलता अवश्य मिलेगी। तत्पश्चात मनोहर शमनानी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष संजना खत्री द्वारा सभी बच्चों को मोतियों की माला पहनाकर सम्मान किया। साथ ही सिंध सेवा संगम की जिलाध्यक्ष रीमा तीर्थानी, कोषाध्यक्ष पुष्प चंचलानी एवं टीम द्वारा सभी बच्चों को सम्मान पत्र से सम्मानित किया गया। पुष्पा चंचलानी ने बताया कि सम्मानित बच्चों में 80% से 97% तक के बच्चे शामिल थे एवं बच्चों ने बताया कि उन्हें प्रतिवर्ष यह सम्मान मिलता आ रहा है। बच्चों के अभिभावकों ने मनोहर श्याम नानी जी का आभार व्यक्त किया एवं जीएस सिंध सेवा संगम की टीम की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में मनोहर शमनानी, संजना खत्री, पूजा चौहान, पायल गोलानी एवं टीम के सभी सदस्य उपस्थित रहे। इंदौर के होलकर स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी। ईमेल अंग्रेजी में लिखा हुआ था। मेल में लिखा था कि इंदौर के स्टेडियम में विस्फोट होगा, पाकिस्तान से पंगा मत लो, अपनी सरकार को समझाओ। पाकिस्तान के विश्वसनीय स्लीपर सेल देश भर में मौजूद हैं। ऑपरेशन सिंदूर के कारण आपके स्टेडियम और अस्पताल में ब्लास्ट हो सकता है। क्राइम ब्रांच को कुछ नहीं मिला, अब पता लगा रहे ईमेल कहां से आया था। MPCA क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव के अधिकारी के मेल एड्रेस पर एक धमकी भरा ईमेल आने से हड़कंप मच गया। मेल में इंदौर के एक स्टेडियम और अस्पताल को उड़ाने की धमकी दी गई थी। सचिव ने तुरंत तुकोगंज पुलिस को सूचना दी और बम डिस्पोजल स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंची पुलिस ने होलकर स्टेडियम की जांच की, जिसमें कुछ नहीं मिला। ईमेल अंग्रेजी में था जिसमें लिखा था कि आपके स्टेडियम में विस्फोट होगा, पाकिस्तान से पंगा मत लो, अपनी सरकार को समझाओ। पाकिस्तान के विश्वसनीय स्लीपर सेल देश भर में है। ऑपरेशन सिंदूर के कारण आपके स्टेडियम और अस्पताल में ब्लास्ट हो सकता है। ईमेल में किसी स्टेडियम या अस्पताल का नाम नहीं लिखा था। चूंकि MPCA का मुख्यालय इंदौर में है, इसलिए होलकर स्टेडियम की जांच की गई। मामले में पुलिस ईमेल की जांच कर रही है या पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ईमेल कहां से आया था। मामले में क्राइम ब्रांच की टेक्निकल टीम भी जांच कर रही है। सर, इंदौर के होलकर स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी मिली है ऑपरेशन सिंदूर के तहत, क्या जानकारी सर अभी सामने आई है? मेल पे एक मेल प्राप्त हुआ है जिसमें होलकर स्टेडियम को बम से उड़ाने की बात सामने आने पर हमें सूचना दी गई थी। उनके कर्मचारी हैं रोहित पंडित, उनके द्वारा हमको एक इस संबंध में आवेदन दिया गया है, जिसकी आवेदन प्राप्त होते ही, सूचना प्राप्त होते ही पुलिस ने स्टेडियम को खाली कराया। स्टेडियम को बम डिस्पोजल स्क्वाड, उनके स्नाइपर और उनकी टीम के द्वारा और पुलिस बल के द्वारा 4 टीमें बनाकर राउंड द क्लॉक, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज जिस तरह से सर्चिंग और करनी चाहिए उस तरीके से बारीकी से सर्चिंग कराई गई और उस स्टेडियम में ऐसी कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। पूरी बम डिस्पोजल टीम से इसका सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया गया और इस तरह से इसको चेकिंग की गई और इस संबंध में जांच प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। जांच पर जिस मेल से वो आया है उस मेल की अभी साइबर से मदद लेके पता कर रहे हैं कि मेल कहां से आया है और संबंधित व्यक्ति को जल्दी ही अभिरक्षा में लेके अग्रिम कार्रवाई। मेल में क्या लिखा हुआ है सर? मेल में लिखा हुआ है कि हम स्लीपर सेल हैं और ऑपरेशन सिंदूर के कारण से हम ये ब्लास्ट कर रहे हैं। भारत पाकिस्तान के युद्ध के माहौल के बीच अयोध्या की सिक्योरिटी महत्वपूर्ण। रामनगरी अयोध्या का चार्ज लेने के बाद बोले SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर, सुरक्षा की दृष्टि से जो भी सिक्योरिटी के इंस्टॉलेशन है या महत्वपूर्ण स्थल है उनकी सुरक्षा के लिए पहले से ही जो सुरक्षा चल रही है उस सुरक्षा के लिए फोर्स का डिप्लॉयमेंट है। सुरक्षा की दृष्टि से सिविल पुलिस के अलावा PAC, SSF, CRPF और अलग अलग सुरक्षा एजेंसियां भी हैं। उन सब में अच्छा समन्वय बताते हुए इस माहौल में परिस्थितियों को देखते हुए अधिक सेंसिटाइज होते हुए सुरक्षा का एक सुदृढ़ घेरा बना हुआ है जिसका पालन कराया जा रहा है। जो श्रद्धालु अयोध्या जा रहे हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, वे सुगमता से दर्शन कर सके। भारत पाकिस्तान युद्ध के माहौल के बीच राम मंदिर की सुरक्षा के सवाल पर बोले SSP, जो भी टेक्नोलॉजी जो भी ज़रूरी है डिप्लॉयमेंट के साथ साथ आधुनिक टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। सभी आधुनिक टेक्नोलॉजी को पहले से ही डिप्लॉयमेंट किया गया है।
क्राउड मैनेजमेंट पर बोले एसएसपी। कहा कि महाकुंभ और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भी भारी संख्या में श्रद्धालु आए थे। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन व सभी सुरक्षा एजेंसियों द्वारा जो भी सिक्योरिटी लगाई गई थी वह आज की भी डेट में लागू हो रही है। क्राउड कंट्रोल की जरूरत पड़ने पर इस तरह की सिक्योरिटी लागू की जाती है। परिस्थितियों के हिसाब से कुछ और अगर बेहतरीन करना होगा तो परिस्थितियों के हिसाब से वह भी किया जाएगा। डॉक्टर गौरव ग्रोवर, एसएसपी अयोध्या। देखिए, जनपद अयोध्या में सुरक्षा की दृष्टि से जो भी हमारे वाइटल इंस्टॉलेशन हैं या हमारे धार्मिक स्थल हैं, उनकी सुरक्षा हेतु पहले से जो SOPs हमारे यहाँ बनी हुई हैं, जो सुरक्षा के लिए हमारी फोर्सेस यहाँ पर डिप्लॉयड हैं, जो सिविल पुलिस के अलावा चाहे वो PAC है, SSF है, CRPF है या विभिन्न अलग एजेंसीज यहाँ पर डिप्लॉयड हैं, उन सब में अच्छा समन्वय बनाते हुए इस परिस्थितियों को देखते हुए और ज़्यादा सेंसिटाइज होते हुए सुरक्षा का एक सुदृढ़ घेरा उसका पालन कराया जा रहा है। साथ साथ जो हमारे श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं उनको भी इस वजह से कोई दिक्कत ना हो, उनकी सुगमता से जो वो दर्शन कर रहे हैं, आस्था से आ रहे हैं, उसमें भी कोई विघ्न ना डले। इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करते हुए इस चीज़ को लागू किया जाए। ये जो भी टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है, डिप्लॉयमेंट के साथ साथ जो भी फोर्स मल्टीप्लायर्स हैं या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, उन सभी चीज़ों को यहाँ पर पहले से डिप्लॉय किया गया है, उनको यूज़ भी किया जा रहा है और किसी भी परिस्थिति या चुनौती के लिए अपने आप को हम लोगों ने तैयार किया। देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जनपद अयोध्या में वर्ष 2025 में जब महाकुंभ प्रयागराज में चल रहा था, उस समय पर भारी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आए थे और उससे पूर्व वर्ष 2024 में जब यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा का एक भव्य कार्यक्रम हुआ था, उस समय पर भी भारी संख्या में VIPs के साथ साथ श्रद्धालु का मूवमेंट यहाँ पर हुआ था। ये दोनों इवेंट्स को बहुत ही सुचारू रूप से यहाँ के पूरे प्रशासन और पुलिस और बाकी सभी एजेंसीज द्वारा बखूबी निभाया गया था। वो सारी जो SOPs उस समय पर बनी थी और जो आज की डेट में भी लागू होती हैं क्राउड कंट्रोल के लिए, उन सभी को ज़रूरत पड़ने पर लागू किया जाता है और लागू किया जाएगा। और परिस्थितियों के हिसाब से अगर आगे आने वाले दिनों में उनमें और कुछ बेहतरी करनी है तो परिस्थितियों के हिसाब से वो भी किया जाए। इसलिए अयोध्या के बारे में अच्छी स्मृतियाँ लेके जाए, उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में अच्छी स्मृतियाँ लेकर के जाए, उत्तर प्रदेश शासन के और सरकार के बारे में अच्छी स्मृतियाँ लेकर के जाए और उसका विजिट यहाँ पर सफल हो, क्योंकि हर वर्ग के लोग यहाँ पर आते हैं, हर एज के लोग आते हैं, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग आते हैं, दूर दूर से आते हैं। उनकी सुरक्षा के साथ साथ उनकी सुगमता और क्योंकि अभी भी जो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है वो भी उसकी भी पूरी जो परिसर है उसकी सुरक्षा के संबंध में जो भी कदम उठाए जाने हैं, जो भी उसमें SOPs निर्धारित हैं और आगे चल के जो भी उसमें SOPs बनेगी या जो भी स्कीम्स बनेगी उनको लागू किया जाए। त्योहारों के समय पर या पर्व और मेलों के समय पर उसको और एक लेवल पर। जौरा MS रोड पर राम जानकी मंदिर के सामने 9 मई की शाम को नगर पालिका के चुंगी नाके पर एक ट्रक चालक से अवैध वसूली करने वाले पकड़े गए। युवक के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। नगर निरीक्षक उदयभान सिंह यादव द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार शुक्रवार 9 मई शाम 7:30 बजे के लगभग नगर पालिका के चुंगी नाके के MS रोड राम जानकी मंदिर के पास से SDM प्रदीप सिंह तोमर निकल रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक ट्रक ड्राइवर से युवक की बहस हो रही है, तो उन्होंने तत्काल हमें फोन कर बुलाया। मौके पर पुलिस टीम के पहुंचने पर ट्रक ड्राइवर विष्णुपुत्र राजेंद्र सिंह सिकरवार निवासी इरादत नगर आगरा ने बताया कि मैं ट्रक क्रमांक RJ 11 GD 2811 का चालक हूं। बुरहानपुर से कच्चा केला ट्रक में भरकर आगरा के लिए रवाना हुआ था। यहां पर एक व्यक्ति डंडा लिए मिला जिसने मेरी गाड़ी रुकवाई और मुझसे बोला कि मेरा नाम नीरज है, मैं नगर पालिका का कर्मचारी हूं। जौरा नगर पालिका में प्रवेश होने पर एंट्री लगती है, वह तुम्हें देनी पड़ेगी, नहीं देने पर तुम्हारी गाड़ी आगे नहीं जाएगी। और उसने मुझे भय दिखाकर 100 रुपए मुझसे वसूले। मैंने उससे रसीद मांगी तो उसके द्वारा मुझे किसी भी प्रकार की कोई रसीद नहीं दी गई। नगर निरीक्षक यादव ने बताया कि फरियादी विष्णु की रिपोर्ट पर आरोपी नीरज के विरुद्ध मामला कायम किया गया है। प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी प्रदीप सिंह तोमर का कहना है कि मैं वहां से निकल रहा था, एक युवक और ट्रक ड्राइवर में बहस हो रही थी। मैंने पूछताछ की और पुलिस को फोन किया। पुलिस ने आकर नियम अनुसार कार्रवाई की है। नगर निरीक्षक उदयभान सिंह यादव का कहना है कि ट्रक ड्राइवर द्वारा 100 रुपए अवैध रूप से लेने की शिकायत की गई थी। ड्राइवर साहब कृष्णा का वो कहाँ के निवासी हो?
मुरैना के पास अम्बा। अम्बा के कहाँ से गाड़ी आ रही तुम्हारी? हमारे का बुरहानपुर से। यहाँ से कहाँ से आ रहे हो? इधर होके आए हैं? पाड़गढ़ होके। तो ये काय बात के पैसे लिए तुमसे इसने? हमको सब ये बता देते कि यहाँ पे नगर पालिका लगता है। नगर पालिका कितने रुपए लिए? 100 रुपये। 100 रुपये है ना। तुम्हारे पिता का नाम क्या है? कैलाश। गाड़ी नंबर क्या है? RG11। हाँ GD। हाँ 2811। 28,000 बता दे। चलो बताओ। मैं कभी भी नगर तुमने पालिका इससे क्यों पैसे लिए? क्यों पैसे लिए इससे? तुमने काय बात के पैसे लिए? तुमने इससे काय बात के पैसे लिए? ड्राइवर से? भैया है मेरा, मैंने उससे लिया। भैया है? हाँ। क्या नाम है भैया का? नाम बताओ भैया भैया का। उसका ही तुम्हारा नाम क्या है? नहीं तो मैंने तुम्हारा नाम क्या है? कौन है? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम तो कुछ भी हो सर, मैं नाम से क्या है? कुछ भी हो। हाँ तो पकड़ लो, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। कुछ भी नाम? यहीं पे खड़ा हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? नाम क्या है? नाम क्या है तुम्हारा? नाम बताओ अपना। मेरा नाम नीरज है। नीरज। पिता का नाम? पिता का नाम केदार शर्मा। गांव कौन सा है तुम्हारा? गांव जोरा है। जोरा के निवासी है ना। तो ये ड्राइवर तुम्हारा भाई है? भाई है। क्या नाम है भाई का? भाई का नाम क्या नाम है भाई है तुम्हारा? तो भाई का नाम क्या है बताओ ना। आपको कैसे भी है, तुमने इससे 100 रुपए काय बात के लिए? भाई है। भाई का नाम क्या है? नाम तुमको पता नहीं है? तुमने वहाँ से चिल्लाया, गाड़ी रुकी, तुम आए, मेरे सामने तुमने पैसे लिए, है ना। ये तो अब ये है कि आप जबरदस्ती चुंगनी नाके पर एक अवैध वसूली का मामला सामने आया था। उस मामले में क्या कार्रवाई की गई है? किसी की गिरफ्तारी हुई है? हाँ, कल एक विष्णु नाम का ट्रक ड्राइवर है जो आगरा का निवासी बताया है, उससे 100 रुपये वसूले हैं। उसने उस नीचे काफ़ी निवेदन किया कि 100 रुपये नगर पालिका टैक्स का नहीं होता है। वो नहीं माने, उन्होंने 100 रुपया ले लिया। तो उसके बाद उसने आके FIR कराई है। हमने उस समय FIR करने के बाद में जिसने 100 रुपये लिए थे उस लड़के को भी गिरफ्तार कर लिया है। और पहले भी एक दो बार ऐसा सूचना मिला था कि लोग अवैध वसूली करते हैं, तो मेरे द्वारा भी कई बार चेक किया है। चूँकि कोई फरियादी कोई बताने वाला नहीं मिल रहा था कि हमसे ज़्यादा पैसे लिए कि अवैध पैसे लिए। कल हमें मिला, हमने FIR कर दी। आज दिनांक 10/5/2025 को भोपाल में एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए बड़वानी जिले के वरिष्ठ आदिवासी नेता एवं भाजपा के पूर्व नेता श्री गोपाल भंडारी जी ने भाजपा की जनविरोधी, आदिवासी विरोधी और छलपूर्ण राजनीति से आहत होकर पार्टी से इस्तीफा दिया और कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित होकर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी जी एवं वरिष्ठ नेता श्री अनिल शुक्ला जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के सदस्यता ग्रहण की। यह सिर्फ पार्टी बदलने का फैसला नहीं बल्कि भाजपा सरकार के झूठ, छल और सामाजिक अन्याय के खिलाफ पहला विद्रोह है। भाजपा ने वर्षों तक पिछड़े और आदिवासी समाज को वोट बैंक समझकर उनके अधिकारों को कुचला, ना विकास दिया, ना सम्मान। लेकिन अब आदिवासी समाज जाग गया है और उन्होंने कांग्रेस को अपना साथी चुना है। इस महत्वपूर्ण अवसर पर गोपाल गर्ग, हवलदार महाराज सहित अन्य ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कांग्रेस परिवार में श्री गोपाल भंडारी जी का हार्दिक स्वागत है। आपका यह निर्णय आदिवासी समाज के स्वाभिमान और न्याय की आवाज बनेगा। कांग्रेस नेता अनिल शुक्ला के नेतृत्व में यह हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे बड़वानी जिले की राजनीति में भूचाल आ जाएगा, क्योंकि कांग्रेस के पास बड़े नेताओं में हड़कंप मच गया है, क्योंकि गोपाल भंडारी आदिवासी के बड़े नेता हैं और भाजपा पार्टी से नाराज होकर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। भारत पाक बॉर्डर पर युद्ध के हालात को देखते हुए अयोध्या में सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर की सुरक्षा और चाक चौबंद की गई है। अयोध्या के प्रवेश मार्गों पर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही है। वहीं राम जन्मभूमि मंदिर मार्ग पर SSF के जवानों की चहलकदमी बढ़ा दी गई है।
लेकिन इन सब के बीच आराध्य रामलला का दर्शन करने आए श्रद्धालुओं का जज्बा देखने बन रहा है। बढ़ती गर्मी में पहले की तरह ही भक्तों का आना जाना हुआ है। भक्त पाकिस्तान की हिमाकत से बेहद आक्रोशित नजर आ रहे हैं। भक्त अपने आराध्य से पाकिस्तान को ठीक से सबक सिखाने की प्रार्थना कर रहे हैं। अयोध्या शुरू से ही आतंकियों की हिट लिस्ट में रही है। ऐसे में अयोध्या की सुरक्षा पहले से ही बेहद कड़ी की गई है। अयोध्या सहित राम जन्मभूमि मंदिर की सुरक्षा त्रिस्तरीय की गई है। ग्रीन जोन, येलो जोन और रेड जोन में सुरक्षा को बांटा गया है। रामलला का मंदिर रेड जोन में आता है। ऐसे में यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स के साथ सिविल पुलिस के जवान, एटीएस के कमांडो, एसएसएफ के जवान, पीएसी के जवान तैनात किए गए हैं। यहाँ पर खुफिया तंत्र को भी सक्रिय रखा गया है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर जंग के हालात को देखते हुए उत्तर प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुरक्षा और कड़ी की गई है। ऐसे में अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था को और चाक चौबंद किया गया है। वहीं दूसरी ओर रामलला के दर्शन करने आए भक्तों के अंदर भी पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी नाराजगी देखने को मिल रही है। भक्त अपने आराध्य रामलला से दुश्मन देश पाकिस्तान को सबक सिखाने की प्रार्थना कर रहे हैं। भक्तों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं, उनको अपने प्रधानमंत्री पर पूरा विश्वास है और इस बार पाकिस्तान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबक सिखाकर ही रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद का जनक है। वह आतंकी देश है। पूरा देश एक है और पाकिस्तान की हस्ती इस जमीन से मिटाने को तैयार है। देखिए, जनपद अयोध्या में सुरक्षा की दृष्टि से जो भी हमारे वाइटल इंस्टॉलेशन हैं या हमारे धार्मिक स्थल हैं, उनकी सुरक्षा हेतु पहले से जो एसओपीज हमारे यहाँ बनी हुई हैं, जो सुरक्षा के लिए हमारी फोर्सेस यहाँ पर डिप्लॉयड हैं, जो सिविल पुलिस के अलावा चाहे वो पीएसी है, एसएसएफ है, सीआरपीएफ है या विभिन्न अलग एजेंसीज यहाँ पर डिप्लॉयड हैं, उन सब में अच्छा समन्वय बनाते हुए इस परिस्थितियों को देखते हुए और ज़्यादा सेंसिटाइज होते हुए सुरक्षा का एक सुदृढ़ घेरा उसका पालन कराया जा रहा है। साथ साथ जो हमारे श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, उनको भी इस वजह से कोई दिक्कत ना हो, उनकी सुगमता से जो वो दर्शन कर रहे हैं, आस्था से आ रहे हैं, उसमें भी कोई विघ्न ना डले। इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करते हुए इस चीज़ को लागू किया जाए। ये जो भी टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है, डिप्लॉयमेंट के साथ साथ जो भी फोर्स मल्टीप्लायर्स हैं या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, उन सभी चीज़ों को यहाँ पर पहले से डिप्लॉय किया गया है, उनको यूज़ भी किया जा रहा है और किसी भी परिस्थिति या चुनौती के लिए अपने आप को हम लोगों ने तैयार किया। देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जनपद अयोध्या में वर्ष 2025 में जब महाकुंभ प्रयागराज में चल रहा था, उस समय पर भारी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आए थे और उससे पूर्व वर्ष 2024 में जब यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा का एक भव्य कार्यक्रम हुआ था, उस समय पर भी भारी संख्या में वीआईपीज़ के साथ साथ श्रद्धालु का मूवमेंट यहाँ पर हुआ था। ये दोनों इवेंट्स को बहुत ही सुचारू रूप से यहाँ के पूरे प्रशासन और पुलिस और बाकी सभी एजेंसीज द्वारा बखूबी निभाया गया था। वो सारी जो एसओपीज़ उस समय पर बनी थी और जो आज की डेट में भी लागू होती हैं क्राउड कंट्रोल के लिए, उन सभी को ज़रूरत पड़ने पर लागू किया जाता है और लागू किया जाएगा। और परिस्थितियों के हिसाब से अगर आगे आने वाले दिनों में उनमें और कुछ बेहतरी करनी है तो परिस्थितियों के हिसाब से वो भी किया जाए।